आज का हमारा टॉपिक है शब्दकोश उपयोग पद्धति। ये जो टॉपिक है आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस में दिया हुआ है। साथ ही कई विभिन्न परीक्षाओं में इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे ज़्यादा प्रश्न शब्दों के क्रम पर आधारित होते हैं। शब्दों का क्रम बताना होता है या उन्हें व्यवस्थित क्रम में जमाना होता है। तो आज के इस टॉपिक में हम देखेंगे कि शब्दकोश के अंदर शब्दों का क्रम हम किस प्रकार से देखते हैं, उसके लिए हमें किन नियमों का पालन करना होता है। साथ ही उदाहरणों के माध्यम से हम समझेंगे और लास्ट में हम क्वेश्चन आंसर देखेंगे जो आपकी विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। उन प्रश्नों को हम देखेंगे और मुझे पूरी आशा है कि ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से पसंद आएगा और समझ में भी आएगा। नमस्कार, मैं पूजा गौतम आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने सुमनश्री एजुकेशन में। जब भी हमें किसी शब्द का अर्थ देखना होता है तो हम शब्दकोश की सहायता लेते हैं। शब्दकोश में न सिर्फ शब्द का अर्थ हमें मिलता है बल्कि शब्द से संबंधित विभिन्न जानकारी भी हमें प्राप्त होती है। जैसे आप जो भी शब्द देख रहे हैं वो स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, विशेषण है, सर्वनाम है या फिर वो किस भाषा का शब्द है, संस्कृत का है, अरबी फारसी का है या हिंदी का है, ये सारी जानकारी भी हमें शब्दकोश से मिलती है। शब्दकोश में शब्दों का क्रम देखने के लिए हमें सबसे पहले वर्णों का क्रम पता होना जरूरी है। शब्दकोश हमारी वर्णमाला का ही अनुसरण करता है, इसलिए सबसे पहले हमें वर्णमाला का क्रम पता होना जरूरी है। तो सबसे पहले हम वर्णमाला का क्रम देखते हैं, उसके बाद हम देखेंगे कि शब्दकोश में हम शब्दों का क्रम कैसे देखते हैं। वर्णमाला क्रम में सबसे पहले आएंगे स्वर। स्वरों में अ, आ, ई, उ, ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। इसके बाद आएंगे हमारे व्यंजन। व्यंजन में क, च, ट, त, प वर्ग के जो व्यंजन हैं वो इसमें आएंगे क से लेकर के म तक के, जिन्हें हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। तो यहाँ पर क वर्ग में सबसे पहले क वर्ग में आएंगे हमारे क, ख, ग, घ, ण। च वर्ग में च, छ, ज, झ, ञ। ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, ण। त वर्ग में त, थ, द, ध, न। प वर्ग में प, फ, ब, भ, म। यहाँ पर ये जो आपके सामने व्यंजन दिखाई दे रहे हैं इन सभी में स्वर है अ। जब हम इनका मूल रूप लिखते हैं तो इस तरह हलंत वाला लिखते हैं। अगला जो हमारा व्यंजन है वो है अंतःस्थ व्यंजन। अंतःस्थ व्यंजन में य, र, ल, व। इसके बाद आते हैं ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन में तालव्य श, मूर्धन्य स, दंतव्य स और ह। श, स, स, ह। कई बार इनका क्रम पूछा जाता है एग्जाम में, तो आप ध्यान रखें। अंतस्थ का य, र, ल, व। ऊष्म का श, स, स, ह। ऊष्म व्यंजनों के बाद आते हैं हमारे संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन में क्ष, त्र, ज्ञ और श्र। इनके अलावा अनुस्वार बिंदु वाला, अनुनासिक चंद्र बिंदु वाला, विसर्ग जो डबल बिंदु वाले होते हैं वो, और उत्क्षिप्त वर्ण। तो ये हुआ हमारा वर्णमाला का क्रम। सबसे पहले वर्णमाला के क्रम में हमने देखा स्वर, उसके बाद आते हैं हमारे व्यंजन। व्यंजनों में भी सबसे पहले क से लेकर के म तक के व्यंजन जो कि स्पर्श व्यंजन है, उसके बाद हमारे अंतःस्थ व्यंजन, उसके बाद ऊष्म व्यंजन और उसके बाद संयुक्त व्यंजन। अब हम देखते हैं शब्दकोश में हम किस तरह से वर्ण क्रम को देखेंगे। शब्दकोश का ये टॉपिक मैंने दोबारा तैयार किया है और इसे दोबारा तैयार करने का कारण है, कई विद्यार्थियों ने इससे पहला वाला वीडियो देखा होगा और काफ़ी विद्यार्थियों ने इसे पसंद किया, ढेर सारे लाइक्स और बहुत सारे कमेंट्स किए। लेकिन इस टॉपिक को दोबारा बनाने का मेरा एक कारण है और कारण ये है कि यहाँ पर ऐसे विद्यार्थी हैं जो साइंस और मैथ से ग्रेजुएशन किए हुए हैं और एमए हिंदी में देने के बाद अब फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं। तो ऐसे विद्यार्थियों के लिए वो वीडियो मुझे थोड़ा कम लग रहा था क्योंकि उसमें थोड़ी सी चीज़ें छूटी हुई थी। क्योंकि जो दूसरे सब्जेक्ट्स के विद्यार्थी होते हैं उन्हें हर छोटी छोटी चीज़ भी बतानी ज़रूरी होती है।
हिंदी से जो तैयारी कर रहे हैं उन्हें तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें बहुत आसान लगती है, बहुत सरल लगती है। और अगर उन्हें बताया जाए तो वो ये कहते हैं कि ये छोटी छोटी चीज़ें भी हमें क्यों बताई जा रही है। लेकिन जो दूसरे सब्जेक्ट के विद्यार्थी हैं उन्हें तो ये हर छोटी छोटी चीज़ बतानी होती है, क्योंकि ये जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और इसीलिए इस वीडियो में मैंने हर वो छोटी छोटी चीज़ उन विद्यार्थियों को ध्यान में रखते हुए तैयार की है, ताकि उन्हें ये टॉपिक पढ़ने में परेशानी ना हो और जब वो क्वेश्चन सॉल्व करें तो वो बहुत आसानी से इसको सॉल्व कर सकें। तो आज का जो वीडियो होगा वो थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन मैंने कोशिश की है कि बहुत ही सरल तरीके से आपको समझा सकूं। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि हिंदी शब्दकोश में हिंदी वर्णमाला का अनुसरण किया जाता है। हिंदी वर्णमाला में हमारे सबसे पहले हम स्वरों को देखते हैं, उसके बाद व्यंजन को देखते हैं। तो क्या शब्दकोश में भी हम उसी तरीके से इसको देखेंगे? जैसे कि अगर मैं वर्णमाला की बात करूं तो वर्णमाला में स्वर आते हैं और स्वरों में सबसे पहला जो स्वर होता है अ। तो क्या शब्दकोश में भी हम अ से बनने वाले शब्दों को सबसे पहले देखेंगे? तो इसमें थोड़ा सा चेंज होगा। और वो चेंज ये है कि जब आप स्वरों से सबसे पहले स्वर आएंगे आपके अ से लेकर के औ तक के, लेकिन उन स्वरों में भी आपको सबसे पहले जो शब्द देखना होगा वो देखना होगा अनुस्वार या फिर अनुनासिक वाले। जैसे हम एग्जाम्पल से भी समझेंगे, लेकिन पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि इसका क्रम क्या रहेगा। जैसे आपके सबसे पहले अ से शुरू होने वाले शब्द हैं तो उसमें सबसे पहले आपको अनुस्वार या फिर अनुनासिक वाले शब्दों को देखना होगा। उसके बाद विसर्ग वाले शब्द और फिर अ से शुरू होने वाले शब्द। जब अ से पूरे शब्द आपके खत्म हो जाएंगे तो उसके बाद आ से शुरू होने वाले शब्द, आ से शुरू होने वाले शब्दों को भी आपको वही अनुस्वार वाला, यहाँ पर जैसे आ से अगर आपने कोई शब्द शुरू किया तो पहले आ पर बिंदी वाला शब्द, फिर चंद्र बिंदी वाला शब्द, फिर विसर्ग वाले और फिर आ से शुरू होने वाले शब्द ये देखने होंगे। फिर आ से जब पूरे शब्द खत्म हो जाएंगे तो फिर ई से शुरू होंगे शब्द, फिर ई के बाद बड़ी ई वाले शुरू होंगे और इस तरह से ये क्रम चलता हुआ औ तक पहुंचेगा। इसको एक उदाहरण से समझते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए हमें अ से बनने वाले शब्द देखने हैं या अ से शुरू होने वाले शब्दों को देखना है। जैसे अमर, तो क्या अमर हमें सबसे पहले स्थान पर ही मिल जाएगा, शुरुआत में ही मिलेगा, या उससे पहले भी हमें कुछ शब्दों को देखना होगा? तो उससे पहले हमें कुछ शब्दों को देखना होता है और उसके लिए हम थोड़ा सा ये उदाहरण देख लेते हैं। जैसे मैंने ये 3 उदाहरण दिए हैं, अंक, अंग और अक। तो अ से शुरू होने वाले शब्द एक भाग है और इस भाग में भी ये क्रम चलेगा। अ से शुरू होने वाले शब्दों में आपको सबसे पहले देखने हैं अनुस्वार यानी बिंदी वाले शब्द और या फिर चंद्र बिंदी वाले शब्द। देखिए, राजस्थान बोर्ड की जो पुस्तक है उसके अंदर सबसे पहला स्थान दिया गया है अनुस्वार को, लेकिन शब्दकोश में ऐसा कोई नियम नहीं है। और कई मैंने ऐसे शब्द देखे हैं जिनमें हम कह नहीं सकते कि हम चंद्र बिंदु वाला रखेंगे या फिर बिंदु वाला शब्द रखेंगे। तो हालांकि ऐसे प्रश्न आते नहीं हैं, लेकिन फिर भी अगर आ जाए तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान रखें। इसमें आप सिर्फ वर्णों के क्रम से ही इनका क्रम रखें, वर्ण क्रम देखें और जो पहले आ रहा है उसे पहले रखें। तो पहले आपके अनुस्वार वाला, फिर उसके बाद अनुनासिक वाला, पहले अनुस्वार या फिर अनुनासिक वाले यानी बिंदी या फिर चंद्र बिंदु वाले, उसके बाद आपको विसर्ग वाले देखने हैं। उसके बाद आपके अ से शुरू होने वाले शब्द होंगे, जिसमें जैसे अक, अख, अग, अघ, अच, फिर अछ। इस तरह से आपके शब्द चलते हुए आपके पूरे इसके वर्ण खत्म होंगे। जैसे अब हम यहाँ देखते हैं उदाहरण में, सबसे पहले हमने शब्द रखा है अंक, फिर अंग, फिर अक। तो सबसे पहले हमने देखा कि हमारा जो बिंदी वाले शब्द है यानी अनुस्वार वाले जो शब्द है उनको हमने पहले लिया, अंक, क, दूसरा वर्ण इसका क है। इसके बाद अगला जो शब्द है वो है अंग, तो इसका ग है। तो अक, जैसे यहाँ हमने लिखा अक, अख, अग, तो अंक, अंग। फिर उसके बाद जब अनुस्वार वाले सारे शब्द खत्म हो जाएंगे तो उसके बाद हमारे अ से शुरू होने वाले शब्द आएंगे अक। उसी तरीके से जब आ वाले शब्द आप देखेंगे तो आ में भी यही क्रम चलेगा। जैसे आ में भी आपको पहले अनुस्वार वाला या फिर चंद्र बिंदु वाला, फिर उसके बाद आपको आ विसर्ग वाले और फिर आ से शुरू होने वाले शब्द जैसे आख, आख, आग, ऐसे शब्द।
फिर उसके बाद ई से शुरू होने वाले शब्द, और इस तरह से आपके पूरे स्वर औ तक के होंगे। अब इसके बाद हम देखते हैं व्यंजनों का क्या क्रम रहेगा। व्यंजनों में सबसे पहले क से शुरू होने वाले शब्द आएंगे, फिर क के बाद क्ष से बनने वाले, फिर ख, फिर ग, फिर घ और फिर ण। उसके बाद च से बनने वाले शब्द च, छ, ज, फिर ज्ञ, फिर झ, फिर ण। फिर ट से बनने वाले शब्द ट, ठ, ड, ढ, ण। फिर उसके बाद त से बनने वाले शब्दों में त के बाद त्र से बनने वाले शब्द, फिर थ, फिर द, फिर ध, फिर न। फिर प, फिर फ, फिर ब, फिर भ, फिर म, क से लेकर के म तक के। और इसी बीच में आपके जो ये संयुक्त व्यंजन है वो भी इसमें शामिल होंगे। जैसा कि हमने वर्णमाला में देखा कि संयुक्त व्यंजन सबके अंत में आते हैं, लेकिन यहाँ पर उस वर्ग में रखे जा रहे हैं जिनसे ये, जिन व्यंजनों से मिलकर के ये बने हैं। क्षत्रज्ञ, और ये कैसे बने हैं इन्हें हम आगे देखेंगे। पहले एक बार इसका क्रम देख लेते हैं। इसके बाद क से म के व्यंजन के बाद हमारे वही वर्णमाला का क्रम चल रहा है अंतःस्थ व्यंजन। अंतःस्थ व्यंजन के बाद हमारे ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन में भी पहले तालव्य श आता है, फिर श्र संयुक्त व्यंजन, फिर उसके बाद में मूर्धन्य श, फिर स और फिर ह। यह हमारा इसमें व्यंजन का क्रम रहेगा। हम एक उदाहरण से देखते हैं अब इसको कि कैसे हमें देखना है कि जो ये संयुक्त व्यंजन और आधे व्यंजन कहाँ आएंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि क से शुरू होने वाले जो शब्द हैं उन्हें हम कैसे देखेंगे। जो भी जितने भी हमारे व्यंजन हैं, आप सभी जानते हैं कि व्यंजनों को हम स्वरों की सहायता से बोलते हैं। यानी जो व्यंजनों का उच्चारण है हमारा, वो स्वरों के बिना नहीं हो सकता, इसलिए व्यंजनों में हम स्वर मिलाते हैं। व्यंजनों में मिलने से स्वरों का रूप बदल जाता है, और इस बदले हुए रूप को हम मात्रा कहते हैं, जो ये यहाँ पर लगी हुई है। जैसे मान लीजिए मैं कहूँ आपसे ये आ है, तो इस आ की जो मात्रा होती है वो ऐसी होती है। ये क पे लगी हुई है, ये की मात्रा है तो वो ऐसी होगी जो ये की पे लगी ई की मात्रा। ऐसे हमको जो ये रूप बदलेगा, तो इस बदले हुए रूप को हम मात्रा कहते हैं। और आप जानते हैं कि जो स्वरों की ही मात्रा होती है, व्यंजन तो वैसे भी आप बिना स्वरों के बोल ही नहीं सकते। तो यहाँ पर जो क्रम होगा आपका, जैसे मान लीजिए हमें क से बनने वाले शब्दों को देखना है, तो इसमें क्या देखना होगा आपको। सबसे पहले वही क्रम रहेगा, अनुस्वार या फिर आपके अनुनासिक वाले शब्दों को आपको पहले देखना होगा। अनुस्वार यानी बिंदी वाले या फिर चंद्र बिंदु वाले शब्दों को आपको पहले देखना है, उसके बाद में आपको विसर्ग वाले शब्द देखने हैं। फिर आपके क से बनने वाले शब्द, क से बनने वाले शब्द में भी आपको यही क्रम याद रखना है कि जैसे कक, फिर कख, फिर खग, ऐसे पूरे आपकी वर्णमाला खत्म होगी और उसके बाद आपको का वाले शब्दों की तरफ आगे बढ़ना होगा। तो पहले क से शुरू होने वाले शब्दों को आपको देखना है, उसके बाद में आपको का से बनने वाले शब्द। इस तरह चलते हुए आपको पूरी जो आपकी मात्राएं होती है उनको कंप्लीट करना है, और लास्ट में आपका होगा कौ। यानी पहले आप अनुस्वार यानी बिंदी वाले शब्दों को देखेंगे क से शुरू होने वाले, उसी तरीके से सभी व्यंजनों को देखना है। अगर ख वाला है तो ख में भी आपको पहले अनुस्वार वाले देखने हैं, फिर आपको चंद्र बिंदु वाले देखने हैं, या फिर विसर्ग वाले, और फिर ख से शुरू होने वाले शब्द, उसमें जैसे खक, ये इस तरीके से आपको पूरा देखना है। तो यहाँ पर भी आपको यही देखना है कि सबसे पहले बिंदी वाला या फिर चंद्र बिंदु वाला, फिर उसके बाद विसर्ग वाला, उसके बाद क से शुरू होने वाले शब्द, फिर का से शुरू होने वाले शब्द, फिर छोटी की से, फिर बड़ी की, फिर कु, फिर बड़ा कु, फिर क्री, री आता है ऊ के बाद, फिर ए के बाद आई, तो कई, फिर को, फिर कौ। जब ये कौ तक की मात्रा आपकी खत्म हो जाएगी तो उसके बाद आपके आएंगे आधे व्यंजन या फिर स्वर रहित व्यंजन। संयुक्त व्यंजन का क्रम भी कौ के बाद ही होगा। तो देखिए, स्वर रहित व्यंजन से प्रारंभ होने वाले जो शब्द होते हैं, उस व्यंजन में इस्तेमाल होने वाले, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, उस व्यंजन में कोई सा भी व्यंजन, चाहे क हो, ख हो, ग हो, उस व्यंजन में इस्तेमाल होने वाले सभी स्वरों के बाद में रखे जाते हैं। जैसे कि हम इन दोनों को देख लेते हैं। यहाँ पर हमने रखा, ये 4 शब्द हैं हमारे पास, कौस्तुभ, क्या, क्रम और क्षण। अब आपको ये ध्यान रखना है कि जो आधे जो व्यंजन होते हैं उनको बिल्कुल वर्ण क्रम के अनुसार ही रखना है। अब यहाँ पर कौस्तुभ है, तो औ के बाद आधे व्यंजन आएंगे, तो ओ के बाद, औ के बाद आधे व्यंजन, जैसे क्या है, जब आप इसका वर्ण विच्छेद करेंगे तो ये इस तरीके से
क्या, आ की मात्रा इसमें, फिर क्रम ये क र अ, यहाँ से फिर आगे चलेगा। इसके बाद क्षण, क्षण में जैसे क श, ये कैसे बनेंगे ये हम आगे देखेंगे। एक बार मैं आपको इसको थोड़ा सा समझाऊं ताकि आपको अच्छे से समझ में आएगा। क्षण, तो अगर आप इसका वर्ण क्रम देखेंगे तो सबसे पहले आप देखेंगे इन दोनों अक्षरों में अंतर देखेंगे कि क य, इसमें क और र और इसमें क और क्ष। तो यहाँ पर आपको क्रम ध्यान में रखना है, वर्ण क्रम, कि सबसे पहले जैसे य आता है अपने, तो य आपको पहले रखना होगा, फिर आता है आपका र, क्योंकि पहले क्या आते हैं अंतस्थ व्यंजन, तो कौस्तुभ के बाद में क्या आएगा, और उसके बाद में आपका आएगा क्रम, और क्रम के बाद में आपके आएगा क्षण। तो जैसे कई बार आपने देखा होगा कि पुस्तकों में ये इस तरीके से रखे हुए होते हैं, और कई बार जो स्टूडेंट होते हैं वो क के बाद ही इस क्षमा को रख देते हैं, जैसे कमल लिखा हुआ है तो कमल के बाद ही इसको रख देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको क से कि जो जभी सभी मात्राएं हैं, सभी स्वर जब खत्म हो जाएंगे, औ तक के जब खत्म हो जाएंगे, तो उसके बाद आपको ये अक्षर रखने हैं, औ के बाद ही आएंगे, जैसे क्षमा, क्षण, ये। और वो भी अगर आपके पास अगर एग्जाम्पल ऐसा है कि उसमें कोई और दूसरे व्यंजन, आधे व्यंजन नहीं है, तो अगर हैं तो आपको वर्णक्रम देखना होगा, तो ये आपको यहाँ पर कौ के बाद रखना है। तो कई बार ऐसा एग्जाम्स में प्रश्न पूछा जाता है कि जो संयुक्त व्यंजन है क्ष, वो किसके बाद आता है, ख से पहले, क के बाद, या क जैसे मात्राओं से संबंधित भी कई बार पूछा जाता है, जैसे कौ के बाद, तो या फिर की के बाद या कु के बाद। तो ऐसे आपको ध्यान रखना है कि पूरी जब सारी की सारी मात्राएं जब समाप्त हो जाएगी तो उसके बाद आपके आधे व्यंजन शुरू होते हैं, और क्ष जो है हमारा संयुक्त व्यंजन, उसको हम क वर्ग में रखेंगे। और क वर्ग में भी कहाँ रखेंगे, जब कौ की जो क की पूरी मात्राएं समाप्त हो जाएगी, पूरे स्वर समाप्त होंगे औ तक की, औ के बाद में। आगे देखते हैं हम इसको। एक छोटी सी चीज और आपको ध्यान रखनी है इसमें, ये जो तीनों वर्ण है इनसे कोई शब्द शुरू नहीं होते हैं, ये आपको ध्यान रखना होगा। शब्दकोश के अंदर ये जो तीनों हैं इनसे कोई भी शब्द शुरू नहीं होता है, लेकिन फिर भी आपको इसका क्रम ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि कई बार एग्जाम्स में शुरू में तो नहीं आएंगे लेकिन कई बार लास्ट में होते हैं, तो इनका क्रम जब याद नहीं रहता है तो उसका क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो इसका क्रम भी हम याद रखेंगे एक छोटी सी ट्रिक से आगे। कुछ नियमों से और अच्छे से हम समझते हैं, उसके बाद हम उदाहरणों को देखेंगे। यहाँ पर मैंने कहा कि स्वर रहित जो व्यंजन होते हैं या जो आधा व्यंजन होता है, जैसे क्या, क्यों, ऐसे शब्द जो होते हैं, ऐसे जो व्यंजन आते हैं हमारे, तो वो कहाँ आते हैं, तो औ के बाद आते हैं। क्योंकि जैसा कि मैंने आपसे पहले कहा कि जो जितने भी स्वर रहित व्यंजन से प्रारंभ होने वाले शब्द उस व्यंजन में इस्तेमाल होने वाले, जैसे कि क से में शुरू हो रहे हैं या प से शुरू हो रहे हैं, तो उस व्यंजन में इस्तेमाल होने वाले सभी स्वरों के बाद में रखे जाते हैं। तो सभी स्वर जो लास्ट वाला होता है वो औ होता है, या सभी मात्राओं के बाद में, औ वाली मात्रा के बाद में, तो सभी स्वरों के बाद में रखे जाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कौस्तुभ, कौस्तुभ के बाद क्या, तो इसके बाद में आधे व्यंजन हमारे आ जाते हैं। इसके बाद अगला जो है वो है संयुक्त व्यंजन के बारे में देखते हैं। इसमें क्ष, त्र, ज्ञ और श्र जैसे वर्णों से शुरू होने वाले शब्द इन वर्णों के प्रथम अक्षर के साथ आते हैं। अभी हमने देखा कि क के साथ हमने क्ष को रखा हुआ था, ये वाला, उसके बाद ख था, फिर ग, घ, ण, ये थी। तो ये कहा गया है कि क्ष, त्र, ज्ञ और श्र जैसे वर्णों से शुरू होने वाले शब्द इन वर्णों के प्रथम अक्षर के साथ आते हैं। तो सबसे पहले तो इन चारों को हम कैसे बनते हैं ये देख लेते हैं। बहुत सारे विद्यार्थियों को आता है, लेकिन जिन्हें नहीं आता है वो ध्यान से देखें। तो ये बनता है हमारा, देखिए क्ष जो बनता है वो क हलंत, मूर्धन्य श हलंत और अ से मिलकर के, यहाँ पर इसमें अ मिला हुआ है क्ष में। त्र इसी तरीके से त हलंत, र हलंत और अ इससे मिलकर के बनेगा। उसी तरीके से ज्ञ बनेगा, यहाँ भी इन सब में अ मिला हुआ है, जब आप इसे खोलेंगे तो इसमें से अ निकल जाएगा और जो र है वो हलंत वाला रहेगा। उसके बाद ज बनाएंगे हम, ज्ञ वाला, इसमें ज हलंत, य हलंत और अ। उसी तरीके से श्र, श्र में श हलंत, र हलंत और अ।
ये इस तरीके से बनेगा। अब हमने देखा कि इसके प्रथम अक्षर के साथ ही आएगा, तो प्रथम अक्षर संयुक्त व्यंजन का क है, तो क वर्ग में ही हम इनको रखेंगे। और क वर्ग में भी हम कहाँ रखेंगे? जब क की पूरी मात्रा खत्म हो जाएगी, जब औ तक हम देख लेंगे, सभी अक्षर हमारे खत्म हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे, उसके बाद में हम क्ष से शुरू होने वाले शब्द या फिर आधे जो व्यंजन होते हैं वो हम शुरू करेंगे। लेकिन इसको जो स्थान दिया गया है, इन संयुक्त व्यंजनों को जो स्थान दिया गया है वो दिया गया है इन्हीं से शुरू होने वाले प्रथम अक्षरों के वर्ग में। जैसे ये क्ष क वर्ग में, और त वर्ग में ये त्र वाला, तो ये आपको ज्ञ आपके च वर्ग में आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि ज जो है वो च छ ज इस वर्ग में आता है, इसीलिए च वर्ग में आपके ज्ञ आएगा। तो आगे अब हम देखते हैं इसके और नियम थोड़े से। अब आते हैं आपके उत्क्षिप्त वर्ण। उत्क्षिप्त वर्णों में जो ट वर्ग में ही इनको हम शामिल करेंगे, जैसे ट ठ ड ढ ण, तो इसमें ड के बाद ही उत्क्षिप्त वाला आ जाएगा और ढ के बाद ही इससे बनने वाले शब्द यहाँ आ जाएंगे। थोड़े से हम और देखते हैं और चीज़ों को जिनमें आपको कठिनाई होती है। एक आता है आपका श्री। श्री बनता है आपके श हलंत और री से मिलकर के, जैसे श्रृंगार, ऐसे वाले जो शब्द आते हैं उनसे ये बनता है। एक आता है द्य। द्य में जैसे उद्योग या फिर विद्या, ऐसे वाले शब्द आते हैं, तो ये बनता है आपका द आधा हलंत और य। अगर हम इसे पूरा खोलेंगे तो ये इस तरह से होगा, द फिर य फिर अ, तो इनसे मिलकर के ये द्य बना है। ऐसे भी आपने देखा होगा, इस तरह से शब्द आते हैं कई बार, तो कई बार खोलना नहीं आता है तो इसमें हमें दिक्कत होती है। ये वाले शब्द आएंगे। एक आता है आपका ध्य वाला, एक और शब्द होता है ये वाला, इसमें भी ये इसी तरीके से होगा, द हलंत और ध, इसमें स्वर मिला हुआ है। अगर आप खोलेंगे तो इसमें से अ भी निकल जाएगा। तो ये इस तरह से बनेंगे आपके। इसके बाद आगे चलते हैं हम कुछ र के नियमों की तरफ। र को भी देख लेते हैं। र के नियम से आपको शब्दकोश में शब्दों का क्रम देखने में मदद मिलेगी। कई बार आपने देखा होगा, क्रम, कर्म, आदर्श, आशीर्वाद, धर्म, ऐसे शब्द दिए हुए होते हैं और कई बार विद्यार्थी उसमें गलती कर देते हैं। जैसे यहाँ पर श पे रेफ लगा हुआ है, लेकिन कई बार जो विद्यार्थी होते हैं वो द पे लगा देते हैं। तो इस नियम से आपको ध्यान रहेगा और आपकी गलती भी नहीं होगी। ध्यान क्या रखना है आपको? सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है कि जैसे जब भी कोई स्वर से पहले र हो, स्वर से पहले यदि र है तो उस र का प्रयोग आप इससे पहले वाले वर्ण के नीचे करेंगे। अगर मान लीजिए कोई स्वर है और उस स्वर से पहले र का प्रयोग हो रहा है, तो उस र का प्रयोग आपको उस इससे पहले वाले वर्ण के नीचे करना है। जैसे ये क्रम है, तो इस क्रम में जब आप वर्ण का विच्छेद करेंगे या वियोजन करेंगे तो आप खोलेंगे तो आपको ये इस तरीके से मिलेगा, और आपको जब पता चल जाएगा कि स्वर से पहले र आ रहा है तो इस र का प्रयोग हमको यहाँ करना है, नीचे। और यदि स्वर के बाद में र आता है तो उस र का प्रयोग बाद वाले यानी इसके आगे वाले वर्ण पर करना है, वो भी उसके ऊपर वाले, उसके शीर्ष पर आपको इसका प्रयोग करना है। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि जब भी स्वर के बाद में र आए तो उस र का प्रयोग उसके आगे वाले वर्ण पर करना है, इस तरह से जैसे ये लिखा हुआ है, धर्म, कर्म। और अगर स्वर से पहले र आए तो उसके पहले वाले वर्ण के नीचे करना है, जैसे ये क्रम लिखा हुआ है। इसके बाद हम आगे चलते हैं इन पंचम वर्णों की तरफ। देखिए, इसकी एक ट्रिक मैंने बनाई हुई है। जैसा कि मैंने आपको कहा कि शुरुआती 3 वर्णों से इससे कोई शब्द शुरू नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी जैसे ये वाले जो आपके शब्द हैं, इनसे कोई भी शब्द प्रारंभ नहीं होते हैं शब्दकोश में, लेकिन फिर भी लास्ट में यानी जब शब्द खत्म होता है, जैसे कंकण या फिर बीच में कनक, ऐसे शब्द आ जाते हैं, तो उसके लिए हमें क्रम का ध्यान रहना ज़रूरी है। तो इसके लिए मैंने एक ट्रिक बनाई है छोटी सी, और इस ट्रिक से आपको बहुत आसानी से ये याद रहेंगे। आपको ट्रिक याद रखनी है बस, और जिन्हें ये आसानी से याद रह सकते हैं वो ज़रूरी नहीं ट्रिक को याद रखें। तो यहाँ पर ट्रिक है हमारी सूनम। आप देख रहे होंगे जो ये ण है ये एस की तरह बना हुआ है, और ये जो तीसरे नंबर का है वो यू की तरह बना हुआ है।
इस तरह से। और ये जो चौथा पांचवा है ये तो आपको बिल्कुल आसानी से याद रह सकता है, नम। तो यहाँ सुनम याद रखना है। तो सुनम 1345 ये कोड है इसका। 13 यानी एस जैसा दिखाई देगा तो ये पहले नंबर पर होगा, और यू जैसा दिखाई देगा तो ये तीसरे नंबर पर होगा, और न म चौथा पांचवा। और ये तो अगर ये सब याद रहेंगे तो ये दूसरे नंबर का वैसे ही हमें याद रहेगा। तो आपको इसके पंचवर्णों के लिए सुनम याद रखना होगा 1345। इसके बाद हम देखते हैं आगे य र ल व। इसको कैसे हम याद रखेंगे? देखिए इसमें लास्ट का जो शब्द है वो आप देखेंगे तो इसमें है लव। लव मानी प्रेम। और आगे का जो शब्द है वो है यर। यर में अगर आ की मात्रा लगा दे तो यार हो जाता है, यानी कि मित्र। इसे आप अन्यथा ना ले, लेकिन हम अपने मित्रों से प्रेम करते हैं तो इसको आप याद रख सकते हैं। अगर आप भूल भी जाएं तो आपको याद रहेगा कि यार और लव ये दो शब्द। तो आपको याद रहेगा य र ल और व, क्योंकि इसमें क्रम याद रखना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद में अगला है हमारे जो ऊष्म व्यंजन होते हैं उनका क्रम। इसमें है ये तालव्य वाला श, मूर्धन्य वाला, दंतव्य वाला और ह। इसको आपको कैसे याद रखना है? यहाँ पर आपको लिखना है शेष सह, यानी किसी व्यक्ति ने बाकी बचा कुचा शेष सहा है, शेष सहा है। तो आपको इससे याद रहेगा, अगर दो भी आपको याद रहे तो पीछे का आपको वैसे ही याद रह जाएगा। तो शेष शंकर वाला और मूर्धन्य वाला दोनों इस क्रम में आएंगे, और फिर बाद में दंतव्य वाला स और ह वाला। तो ये आपको याद रखने हैं, क्योंकि कई बार इन्हीं में ही गड़बड़ होती है। पंचम वर्णों में याद रखना है सुनम 1345, और दूसरे वाले में अंतस्थ में आपको याद रखना है लव पीछे आएगा, यार मित्र पहले आता है, यानी यार लव। उसके बाद शेष सह, ये आपको याद रखने हैं। इसके बाद अब हम देखते हैं इनके उदाहरणों को। नियमों के बाद अब हम उदाहरण की तरफ चलते हैं। उदाहरण है हमारे कंचन, कनक, कानन, कृपा। इससे पहले थोड़ा सा हम वर्ण वियोजन के बारे में देख लेते हैं ताकि आपको और आसानी रहे इनको करने में। देखिए वर्ण वियोजन या वर्ण विच्छेद में आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको जो वर्ण है उनका मूल रूप लेके आना है। जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कहा कनक। कनक में यहाँ पर ये क है, क में अ मिला हुआ है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि व्यंजनों को हम स्वरों की सहायता से ही बोलते हैं, यानी उनका जो उच्चारण होता है वो स्वरों की सहायता से होता है। तो व्यंजन में हमेशा स्वर होता है, चाहे वो अ हो, आ हो, कोई सा भी हो। जो मात्राएं होती है वो स्वरों की ही होती है, तो उनको उससे अलग करना है। और स्वर स्वतंत्र होते हैं तो उन्हें वैसे के वैसे ही अपने मूल रूप में रखना है। तो इसको भी अपने मूल रूप में लेकर के आपको आना होता है। तो जैसे यहाँ कनक है, तो कनक में क, जब आप इसमें से स्वर को निकालेंगे तो ये आधा रहेगा, हलंत वाला। उसके बाद अ, फिर न, न में भी अ स्वर है तो इस स्वर को आपने अलग किया। यानी अगर व्यंजन है तो व्यंजन में से आपको स्वर निकालना है, मात्राओं को अलग करना है। और उसके बाद क और क में अ, ये आपको देखना है। अब हम देखते हैं इन उदाहरणों को। उदाहरण में सबसे पहला जो हमारा उदाहरण है कंचन। कंचन को सबसे पहले हम वर्ण विच्छेद कर देते हैं। सबसे पहले हमने किया क में से हमने अनुस्वार निकाला, फिर च में स्वर है अ का, फिर न में अ का। कनक, कनक में क में से अ निकाला तो हलंत क, फिर अ स्वर निकाला, फिर न में से हमने स्वर है इसमें अ का, फिर क में स्वर है अ का। कानन में क में से स्वर आया आ का, फिर न में स्वर है अ, और यहाँ न और यहाँ अ। कृपा, कृपा में क स्वर है री, प और आ। अब हम देखेंगे तो सबसे पहला जो हमारा अक्षर है वो है क, और क सभी में समान है। तो ये सभी के अंदर समान है, तो इसके जब एक समान हो तो हम आगे वाले वर्ण की तरफ देखते हैं। आगे वाले वर्ण से हम क्रम निर्धारित करेंगे। तो यहाँ पर जो है आ और री, लेकिन जब हमने वर्ण क्रम देखा, शब्दों को क्रम जमाना हमने सीखा, तो उसमें हमने सबसे पहले देखा या तो अनुस्वार या अनुनासिक वाले शब्द हमको सबसे पहले देखने होंगे। तो यहाँ पे अनुस्वार वाला शब्द है कंचन, तो कंचन 1 नंबर पर आएगा। इसके बाद अब हम देखते हैं दूसरे वाले को, क्योंकि ये तो आपका कंप्लीट हो चुका है। अब हम देखेंगे कनक, कानन और कृपा, इनमें से कौन सा पहले आएगा। तो आ और री वाले शब्द हैं, तो अ दूसरे नंबर पर आता है। आप जब हमने स्वरों को देखा था तो उसमें था अ, आ, ई, उ,
फिर री। तो यहाँ पर अ दूसरे नंबर पर, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अनुस्वार या अनुनासिक फिर विसर्ग और उसके बाद अ वाले शुरू होंगे। तो यहाँ पर अनुस्वार हमने कर लिया, उसके बाद अ वाला, अ के बाद आ वाले शुरू होते हैं, तो यहाँ पर आ तीसरे नंबर पर, फिर इसके बाद री वाले ये चौथे नंबर पर। तो ये बिल्कुल क्रम से है। अगर मान लीजिए आपका इसमें भी अगर समान आ रहे हैं तो आपको आगे वाला वर्ण देखना होगा, अगर इसमें भी समान आ रहे हैं तो आपको इसके आगे वाला वर्ण चेक करना होगा। अगले देखते हैं अगला उदाहरण हमारा। अगला उदाहरण है कक्षा, क्यों, क्षमा और क्षण। ये देखने होंगे। देखिए इसमें इसका पहले हम इन वर्णों को खोल लेते हैं। वर्णों को हमने खोल लिया और इसमें देखा कक्षा, क्ष जो बनता है वो इससे मिलकर के बनता है, हमने सीखा इसको ये ऐसे करके अ, एक क्ष बनता है। अब हम देखेंगे क को देखिए इसमें स्वर कौन सा है, अ का, तो इसको ऐसे कैसे लिखना है, हलंत वाला क और यहाँ पर अ, क। फिर क्ष, क हलंत, मूर्धन्य श हलंत और आ की मात्रा है इसमें, यानी आ इसमें स्वर है तो आ ही इसको रखेंगे, तो ये बना कक्षा। इसके बाद क्यों, क, य, ओ, इसी तरीके से इसको वर्णों को अलग अलग करना है। फिर क्षमा, क्ष कैसे बनेगा, इनसे मिलकर के। म में स्वर कौन सा है, आ का, तो हमने इसको अलग किया। इसके बाद क्षण, क्षण वही क्ष इन तीन से मिलकर के बनेगा। फिर ण और अ। अब देखिए वही इसका क्रम आ रहा है। अब यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे तो पहला जो आप वर्ण देखोगे तो सब में समान है। अब हम दूसरे वर्ण की तरफ चलते हैं, क्योंकि पहला तो सभी में समान है तो हम दूसरे से निर्धारित करेंगे क्रम। तो यहाँ देखेंगे तो सबसे पहले है अ, य, मूर्धन्य श, मूर्धन्य श। तो यहाँ पर अ, तो इसका मतलब कक्षा पहले नंबर पर। अब हमारे पास ये तीन वर्ण और है, तो य या मूर्धन्य श कौन सा वाला पहले आएगा, तो सबसे पहले आते हैं य र ल व अंतस्थ व्यंजन और उसके बाद आते हैं आपके ऊष्म व्यंजन। तो यहाँ पर कौन सा है, दूसरे नंबर पर ये वाला आएगा क्यों। इसके बाद देखेंगे तो श और ये दोनों समान वर्ण है। इसके आगे वाले वर्ण पर चलते हैं तो ये भी क्या है, बिल्कुल समान। तो अब निर्धारण किससे होगा, इससे आगे वाले से। यहाँ पर तो म या ण पहले आता है, तो मैंने आपको सुनम, तो न म तो लास्ट में होता है और इससे पहले तीसरे नंबर पर ये क्षण और चौथे नंबर पर क्षमा। तो हमारा क्रम क्या होगा, कक्षा पहले नंबर पर, क्यों दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर है क्षण और चौथे नंबर पर है क्षमा। अगला जो उदाहरण है वो है हमारा राक्षस, राकेश, राका और द्रवित। वही वर्णमाला का क्रम होगा, लेकिन आपको ध्यान रखना है अनुनासिक, अनुस्वार ये वाले शब्दों को आपको ध्यान रखना है। क्रम वही चलेगा हमारा, बिल्कुल वैसा का वैसा ही। अब देखिए इसमें राक्षस, इसका भी हमने वर्ण विच्छेद किया, रा र में आ की मात्रा, फिर क्ष वही क्ष से बनेगा और स अ। राकेश र में आ का स्वर है, क में किसकी मात्रा है, ए की, तो ए रखी, श शंकर वाला और अ। राका र वही आ की मात्रा, फिर क और क में आ, फिर द्रवित द्र द र अ, व ई त अ। ये वाला हमने इसको खोला। अब हम देखेंगे सभी को, तो यहाँ देखेंगे तो ये र ये तीनों में समान है और यहाँ है द। तो आप देखेंगे कि अगर वर्ण क्रम आपने देखा है तो द पहले आएगा या र पहले आता है, तो द पहले आता है, तो इसलिए ये एक नंबर पर होगा। अब जो कंपटीशन होगा इन तीनों में होगा, तो र वालों में, तो र ये तीनों ही समान है। अगला वर्ण देखते हैं, अगले वर्ण से निर्धारण होगा, तो आ इन तीनों में समान है। इसके बाद आगे देखते हैं तो अरे ये भी समान है, तो ये भी हम कट कर देते हैं। अब हम कहाँ करेंगे निर्धारण, इन वर्णों में, क्योंकि ये समान नहीं है। तो यहाँ देखिए, यहाँ मूर्धन्य श है, यहाँ ए है, यहाँ आ है। तो अब वर्ण क्रम के अनुसार सबसे पहले हमारे स्वर हम लेके आएंगे, तो स्वर में भी कौन सा आएगा, आ या ए, तो आ आता है, तो दूसरे नंबर पर हमारा होता है राका। इसके बाद ए या फिर मूर्धन्य श, तो यहाँ पर होता है ए राकेश, तो ये तीसरे नंबर पर होगा हमारा, और ये चौथे नंबर पे आपके लास्ट में राक्षस जाएगा। तो क्या होगा इसका, आपके सबसे पहले आपके आएगा द्रवित, फिर आपके आएगा राका, फिर उसके बाद राकेश और फिर उसके बाद राक्षस। अगला जो है हमारा उदाहरण वो है श्रृंगार, श्रमिक और श्री राम।
तो यहाँ पर आप देखिए, सबसे पहले हमने इसको वर्णों को अलग किया यहाँ पे, और यहाँ पर श में री की मात्रा है। ग में कौन सा स्वर है? आ का। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ बोलते चलना है और खोलते हुए चलना। गा है यानी ग और आ, तो यहाँ गा, र और अ। इसके बाद श्रमिक में देखिए, श, र, अ, श्र। फिर म में कौन सी मात्रा है? छोटी की, तो छोटी रखनी है। क और अ। फिर श्री राम में श, र, बड़ी की मात्रा श्री। फिर राम, रा और ये म। अगर देखेंगे हम इसका क्रम कौन सा पहले आएगा, तो यहाँ पर देखिए श सभी में समान है। अब यहाँ देखेंगे दूसरे वर्ण से निर्धारण करेंगे तो री, र पहले आएगा या री, तो स्वर पहले आते हैं, तो ये 1 नंबर पर आ जाएगा श्रृंगार। अब इसमें र दोनों में समान है, लेकिन यहाँ पर अगर वर्ण इसके आगे वाले से निर्धारण होगा, तो ये आप ध्यान रखेंगे, अगर पहला समान है तो दूसरे पे, दूसरा भी समान है तो तीसरे पे जाएंगे, अगर तीसरा भी है तो चौथे पे जाएंगे। जो पहले होगा उसको ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ पर अ या ई, तो कौन सा पहले आता है? अ पहले या ई? तो आ ई, तो अ पहले आएगा, तो ये हमारा दूसरा नंबर पे। फिर इसके बाद हमारे ये आ जाएगा तीसरे नंबर पे। तो हमारा क्रम क्या होगा? श्रृंगार, श्रमिक और श्री राम। आगे चलते हैं। अगला उदाहरण है त्योहार, त्याग, त्वष्टा, त्रयंबक, त्रिकुटी। यहाँ पर आप देखेंगे सभी त से शुरू होने वाले शब्द हैं। त सभी में समान है, तो इसके बाद वाला वर्ण हम देखेंगे, तो बाद वाले वर्ण में यहाँ पर य है, यहाँ पर भी य है, इसमें व है, इसमें त और र है, और इसमें भी त और र है। तो इनके बाद वाले जो वर्ण हैं वो आपके अंतस्थ व्यंजन आ रहे हैं। अंतस्थ व्यंजनों में भी अब आप, यदि आपको क्रम याद है तो आप इन्हें आसानी से कर सकते हैं। जैसे हमारे अंतस्थ व्यंजनों का जो क्रम होता है, य, र, ल, व होता है। तो सबसे पहले हमको य वाले देखने होंगे। अब य वाले भी इसमें 2 हैं, त्योहार और त्याग। तो इसकी मात्रा या इसका जो स्वर है वो हम देखेंगे, तो आ का स्वर इसमें आएगा त्याग में, और इसमें ओ का स्वर आएगा। तो त्याग यानी आ आता है आपका पहले, तो ये यहाँ पर पहले नंबर पर, और त्योहार दूसरे नंबर पर। इसके बाद अब आते हैं त्वष्टा, त्रयंबक और त्रिकुटी। तो य के बाद आता है र, तो र वाले हम देखेंगे, तो र में यहाँ पे त्र और इसके बाद वाला वर्ण है य। यहाँ पर त्रिकुटी में त, र और ई वाला है, तो ई पहले, ये दोनों समान हैं, तो ई पहले या य पहले, तो ई वाला आता है। तो त्रिकुटी ये तीसरे नंबर पर, त्रयंबक चौथे नंबर पर, और त्वष्टा ये 5वें नंबर पर। तो आपका इसमें हो जाएगा पहले नंबर पर त्याग, दूसरे पर त्योहार, तीसरे पर त्रिकुटी, चौथे पर त्रयंबक और 5वें पर त्वष्टा। अब अगला हम देखते हैं उदाहरण इसी में। यह है जोर, ज्येष्ठ, ज्ञान, ज्ञानोदय और ज्योत्सना। अगर आप देखेंगे तो जोर के बाद वाले सभी जो हैं वो आधे हैं। आधे व्यंजन यानी हलंत जैसे ये शुरू हो रहे हैं, यहाँ से ये शुरू हो रहा है, फिर इसके बाद व्यंजन है। आधे व्यंजन से ये शुरू हो रहा है, तो आधे व्यंजन जो होते हैं वो ओ या औ के बाद शुरू होते हैं। औ जब पूरी मात्राएं हमारी समाप्त हो जाती है तो उसके बाद आधे व्यंजन शुरू होते हैं। तो यहाँ पर ओ का कोई उदाहरण, औ का कोई उदाहरण नहीं है, लेकिन ओ का है, तो ओ हमारा पहले नंबर पर आएगा। अब हम इनमें से भी देखेंगे कि इनमें सबसे पहले कौन सा वर्णक्रम होगा। तो आप देखेंगे कि ज्येष्ठ, तो ज आधा है और इसके बाद जो वर्ण आएगा वो य होगा। यह ज्ञान, ये ज और य से मिलकर के ये बना है, ये भी इसी से बना है, और ये से बना है। तो य का क्रम पहले होता है या इसका क्रम पहले होता है? तो इसका क्रम हमारा पहले होता है और इसका बाद में होता है। आप एक बार इसको पूरा खोल के देखिएगा, तो इसका जो क्रम रहेगा वो क्या रहेगा हमारा? सबसे पहले होगा जोर, जोर पहले नंबर पर आएगा, फिर आएगा आपका ज्ञान दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पर होगा आपका ज्ञानोदय, ज्ञानोदय के बाद आएगा आपका चौथे नंबर पर ज्येष्ठ, और 5वें नंबर पर ज्योत्सना। ये होगा। अगला जो है हमारा उदाहरण वो है अंकुश, आंवला, अंगी, अक, अक्ष, अन्नार्थी।
यहाँ पर सभी अ से शुरू होने वाले, अ और आ से शुरू हो रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमको अनुस्वार वाले शब्दों को देखना होगा। तो अनुस्वार वाले शब्द दो हैं, अंकुश और अंगी। तो सबसे पहले अनुस्वार, अनुस्वार के बाद वाला वर्ण है क, तो हमको ये देखना है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या आएगा, अंकुश। क के बाद ग होता है, तो यहाँ पर क ख ग, तो ख का कोई है नहीं, तो यहाँ पर होगा अंकुश, अंकुश के बाद अंगी। तो अनुस्वार वाले खत्म होने के बाद अब हम अनुस्वार या अनुनासिक के बाद हम कहाँ जाते हैं, हम जाते हैं अ से शुरू होने वाले शब्दों की तरफ। अब यहाँ पर अक, अक्ष और अन्नार्थी। तो यहाँ पर अब तीसरा क्या होगा, अक। यहाँ पर जो चौथा होगा वो होगा अक्ष, और इसके बाद होगा आपके 5वें नंबर पर अन्नार्थी। ये आपके जब अ वाले जब पूरे समाप्त हो जाएंगे उसके बाद हम आप पे शुरू करेंगे। तो इसके बाद जो 6ठे नंबर पर होगा वो होगा आपका आंवला। अगला जो हमारा उदाहरण है वो कौन सा है, ये है तितिर्षा, तितिर्षु, तृण और तोक्षिक। जो हमने त्योहार वाले शब्द देखे थे, त्योहार, त्याग, उससे पहले ये आ जाएंगे। तो यहाँ पर क्या क्रम रहेगा इसका, देखिए यहाँ पर सबसे पहले आएगा तितिर्षा पहले नंबर पर, इसके बाद दूसरे नंबर पर तितिर्षु, फिर तृण तीसरे नंबर पर और तोक्षिक चौथे नंबर पर। ये इसका क्रम रहेगा। तो इन उन उदाहरणों से आपको और अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं इनके प्रश्न उत्तरों को। इन प्रश्न उत्तर को आपको सोल्व करने हैं। मैंने इसके आंसर लास्ट पेज पे बताए हुए हैं। पहले आप इन्हें कुछ सोल्व कीजिएगा और फिर आंसर की में देखिएगा। पहला जो हमारा प्रश्न है, ये आए हुए प्रश्न है विभिन्न परीक्षाओं में, कुछ इनकी परिभाषाओं से संबंधित भी प्रश्न मैंने तैयार किए हैं। ऐसे प्रश्न आते नहीं हैं, लेकिन फिर भी मैंने इसमें तैयार करके आपको दिए हैं। हो सकता है ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाए, तो उन्हें भी आप ध्यान रखिएगा। सबसे पहला जो हमारा प्रश्न है वो है, शब्दों में से कौन सा शब्द शब्दकोश में पहले आएगा। तो इसमें सबसे पहले आने वाला शब्द आपको बताना है। इसके बाद शब्दकोश में बाद में कौन सा शब्द आएगा। इसमें 4 ऑप्शन है, चारों में से आपको बताना है। क्रम भी आपको ध्यान रखने हैं इसके, हो सकता है अगले एग्जाम में आपसे क्रम पूछ लिया जाए। अगला जो हमारा प्रश्न है यह आपके आरपीएससी 2014 के पेपर में पूछा गया है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है तीसरे नंबर का वो है, शब्दकोश की दृष्टि से शब्दों का सही क्रम किस विकल्प में है। तो ये 4 विकल्प है, इसमें आपको बताना है इसके अंदर कि कौन सा सही होगा यहाँ पे। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है, शब्दकोश की दृष्टि से शब्दों का सही क्रम विकल्प में है। ये भी आपके आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में ही पूछा गया है। जितने भी दो एग्जाम लगे हैं अभी तक, उनमें 2 प्रश्न पूछे गए हैं। तो इसमें आपको देखना है, आराम से देखकर इसे बिल्कुल खोल के जैसे मैंने आपको बताया उस हिसाब से करिएगा इसको। पहले आंसर मत देखिएगा, पहले करिएगा इसको, फिर उसके बाद। अब हमारा जो 5वां प्रश्न है इसमें नंबर भी डले हुए हैं। तो शब्दकोश क्रम की दृष्टि से इनमें से सबसे पहला कौन सा शब्द आएगा या हमें मिलेगा, क्या, कथन, कृपा, कमल, कौन सा। तो ये आप देख के बताइए। अब है शब्दकोश में श्रद्धा शब्द किस शब्द के पहले आएगा। तो श्रद्धा जो शब्द है वो किस शब्द से पहले आएगा, शासन से, शौर्य से, शाम से या फिर श्रमिक से। तो ये आपको बताना है। अगला है, शब्दकोश में ज्ञान शब्द कहाँ मिलेगा, क वर्ग के वर्णों में, च वर्ग के वर्णों में, प के में, र के में। अगला प्रश्न हमारा, शब्दकोश में क्ष का क्रम किस वर्ण के बाद आता है, क के बाद, छ के बाद, त्र या य के बाद। 8 नंबर का प्रश्न है ये। 9वां प्रश्न है हमारा, इनमें से कौन सा शब्द शब्दकोश में सबसे अंत में आता है। यहाँ पर कुछ प्रश्न है जो आपको बताने हैं कि शब्दकोश में सबसे लास्ट में जो शब्द है वो कौन सा आएगा। यहाँ पर अंग, अंश, अंक, अंकन, इनमें से कौन सा होगा। 10वां, अजय, अज्ञ, अजीर्ण या अजित। 11वां प्रश्न, इनमें सभी में आपको अंत वाले बताने हैं, प्रारंभ वाला भी आप देखिएगा। इश्तहार, इष्ट, इहलोक, इतराना। 12वां प्रश्न, इसमें ऋषि, ऋणी, ऋण, ऋतु, इनमें से लास्ट में अंत में कौन सा आएगा। इसके अलावा अगला जो हमारा प्रश्न है वो है षटकर्म, षड्यंत्र, षोडशी या षष्ठ। चौथा है गृहस्थाश्रम, ग्रहाक्ष, ग्रहासक्त या गृहिणी। इसमें से कौन सा आएगा, गृहस्थ आएगा, ग्रहाक्ष आएगा,
या फिर गृहस्थ आश्रम आएगा या फिर गृहिणी आएगा। अगले जो प्रश्न है हमारा 15 नंबर का, 15 में ये 2 प्रश्न है आपके। इसमें है शब्दकोश में सबसे पहला कौन सा शब्द आएगा। इसके अंदर है आपके अ में जो दिया है तत्पर, तत्काल, तत्क्षण, तत्पश्चात। तो सबसे पहले कौन सा शब्द आएगा ये आपको बताना है। दूसरे नंबर का जो प्रश्न है बी नंबर का, उसमें रतौंधी, रमणीय, रचना या रत्नाकर। 16 नंबर का प्रश्न, हिंदी शब्दकोश में अक्षरों का क्रम होता है। तो हिंदी शब्दकोश में अक्षरों का क्रम होता है देवनागरी वर्णमाला के अनुसार। शब्दकोश में शब्दों के क्रम का सही विकल्प है। देखिए इसके अंदर जो हमारा पूरा शब्दकोश है खंडों में बटा हुआ होता है। जैसे कि क खंड है तो क खंड के अंदर फिर उपखंडों में चलते हैं जिनमें हमारे अनुस्वार, अनुनासिक और ये वाले शब्द आते हैं। अगला प्रश्न, शब्दकोश में शब्दों का क्रम का सही विकल्प क्या होगा। अस्त, अस्तर, अस्ति या अस्तित्व, इन दोनों में से जो पहला और दूसरा जो ऑप्शन है इनमें से सही बताना है। इसके बाद संयुक्त व्यंजनों के शब्दकोश में रखा जाता है। तो हमारे जो संयुक्त व्यंजन है उनको शब्दकोश में कैसे रखा जाता है। श को क के साथ, ग को ज के साथ, त को जो हमारा है त के साथ, या फिर ये सभी सही हैं जो आपको बताना है। अगला हमारा प्रश्न है शब्दों का सही क्रम है ऊसरी, ऋत्विज, ऐच्छिक या ओष्ठ। इन दोनों में से आपको सही क्रम बताना है। देखिए इसमें जो ये प्रश्न है ये मैंने खुद ने तैयार किए हैं, कुछ आए हुए हैं तो इनमें भाषा थोड़ी सी बदली हुई है तो उस पर ध्यान ना दें। सिर्फ ये क्वेश्चन आपको सोल्व कराना मेरा उद्देश्य है क्योंकि क्वेश्चन बहुत कम सोल्व करते हैं। तो ये अगला हमारा प्रश्न है 20 नंबर का, ये है शब्दकोश से संबंधित कथनों पर विचार करें। अनुस्वार या अनुनासिक और विसर्ग को अलग अक्षर नहीं माना गया है शब्दकोश में। दूसरा है अनुस्वार या अनुनासिक या विसर्ग ध्वनि अ के पेटे में आएगी। ये जो पंचम वर्ण है इनसे कोई शब्द आरंभ नहीं होते हैं। मात्राओं के बाद संयुक्त अक्षर अपने क्रम में होंगे। क्या ये सभी सही है? तो ये आपको उत्तर बताना है। इसके बाद आपके ये आपकी आंसर की है। इसके बाद आप देख करके इसकी आंसर की को देख सकते हैं। यहाँ पे ये पूरी आंसर की है आपकी। आप इसको आराम से पहले सोल्व कीजिएगा और फिर उसके बाद आप इसको बताइएगा और मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए कितने क्वेश्चन सही हुए, ताकि मुझे पता चले कि मैंने जो बताया है वो कितना सही बताया है। और अपना फीडबैक ज़रूर दें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें और अच्छा लगता है तो अपने मित्रों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।